आओ स्टूडेंट, सबसे खास हम इस टॉपिक से रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टाइम फ्रेडरिच मिस्चर ने बताया था कि डीएनए क्या है। डीएनए का नेचर एसिडिक है और उस टाइम फ्रेडरिक मिस्चर ने इन 1869 इस एसिडिक डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। द नेम न्यूक्लियन इज गिवन बाय फ्रेडरिक मिस्चर। इसके बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विलिकन्स मोराइस, इन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल दिया था। इन्होंने डीएनए का इस प्रकार से एक एक्सरे ड्रॉ किया था और इसी एक्सरे की हेल्प से इन 1953 डबल हेलिकल मॉडल दिया। डबल हेलिकल मॉडल इज गिवन बाय in 1953 double helical model is given by Francis Crick and J.D. Watson। इन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था 1955 में फॉर देयर रिसर्च ऑन डीएनए। तो आपने इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। इसके बाद इरविन चार्ल्स ने चार्ल्स रूल दिया था और बताया था कि एक डीएनए के अंदर जितना प्यूराइन होगा उतना ही क्या होगा? पिरामिडिन होगा। कि प्यूरिन और पिरामिडिन एक डीएनए के अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। या आप कह सकते हो कि जितना कंटेंट ए का होगा उतना ही कंटेंट टी का रहेगा, क्योंकि ए यहाँ पे प्यूरिन है और टी यहाँ पे क्या है? पिरामिडिन है। जितना कंटेंट सी का होगा उतना ही कंटेंट कितना होगा? जी का होगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे को दे दिया कि एक डीएनए के अंदर थायमिन 30% है, तो आप इससे ए निकाल सकते हो। तो ए भी कितना होगा? इसी के बराबर रहेगा। सी और जी कितना बच गया? सी और जी यहाँ पे 40% बच गया, तो सी की वैल्यू भी कितनी होगी? 20%। जी की वैल्यू भी होगी वो 20% होगी। तो इससे हम क्या समझे कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या रहेगा? पिरामिडिन रहेगा। तो दैट इज गिवन बाय इरविन चार्ल्स। तो आपने एक तो डबल हेलिकल मॉडल जानना है जो मैंने ये बनाया था। ये मॉडल किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक और जेडी वाटसन ने। रोजालिंड फ्रैंकलिन और विलिकन्स मोराइस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल दिया था। ठीक है भाई। फ्रेडरिक मिस्चर ने बताया था कि डीएनए है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसका नेचर कैसा है? एसिडिक, इन 1869 में, और इसको एक नाम दिया था न्यूक्लियन। ठीक है। तो ये चार साइंटिस्ट हैं, इनका नाम याद रखना है। और चार्ल्स रूल, जितना ए है उतना टी है, जितना सी है उतना जी है। या प्यूरिन पायरेमिडिन क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमने डीएनए के डायग्राम को देखा, डीएनए की पैकेजिंग देखी, कितना बड़ा डीएनए किस प्रकार से क्रोमैटिन की फॉर्म में डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या चीज़ है। क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है। तो इसके लिए साइंटिस्ट में एक तरह से होड़ लगी और सर्च हुई जेनेटिक के लिए। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में कराया ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन
एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। फ्रेडरिक ग्रिप्स ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन के अंदर निमोनिया कोज करता है। तो फ्रेडरिक ने इसको एक आर्टिफिशियल पेट्री प्लेट्स के अंदर मीडियम डाल के, पेट्री प्लेट्स के अंदर ग्रोथ मीडियम, तो बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम जो होता है उसे हम अगार बोलते हैं। ये एक अगार सॉल्यूशन लेकर के उसने इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया। तो अगार सॉल्यूशन पे बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनी बनाई। स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया होता है वो इस अगार प्लेट पे न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर आने के बाद कुछ कॉलोनीज बनाता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई दो तरह की कॉलोनी बना रहा था। एक कॉलोनी स्मूथ कॉलोनी थी और एक कॉलोनी रफ कॉलोनी। ठीक है, इन कॉलोनी या इन बैक्टीरिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं एस स्ट्रेन और इसको लिख सकते हैं आर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है बैक्टीरिया की टाइप, कि यहाँ पे रफ स्ट्रेन बनाई और स्मूथ या इसको कह सकते हैं शाइनी। ये जो कॉलोनी बनी है ये शाइनी क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड म्यूकस की कवरिंग है। इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड म्यूकस की कवरिंग है, और ये रफ इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर ये म्यूकस कवरिंग नहीं है। तो उसने देखा कि यहाँ पे दो तरह की कॉलोनी बन रही है। फिर क्या कराया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एस स्ट्रेन को लिया और माइस के अंदर ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो उसने देखा कि एस स्ट्रेन जब माइस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है तो ये माइस क्या हो गया, मर गया। फिर उसने क्या किया, आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो उसने देखा कि माइस यहाँ पे क्या था, लाइव था। इसके पीछे कारण क्या था, जैसे ये माइस का स्टमक है, माइस एक मैमल है और मैमल के स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है। जब ये बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के साथ था तो एस स्ट्रेन पे थी म्यूकस की कवरिंग। ठीक है, और HCl और म्यूकस एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है म्यूकस का रोल क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर, ये HCl के लेवल को बैलेंस करता है। तो जब बैक्टीरिया के पास म्यूकस की कवरिंग थी तो ये HCl क्या है, इसको हार्म नहीं कर पाया, जिसके कारण ये बैक्टीरिया जो है ये लाइव रहा। ये बैक्टीरिया लाइव रहा और लाइव बैक्टीरिया ने माइस को निमोनिया कोज कर दिया। क्या कोज कर दिया, निमोनिया। और वो बैक्टीरिया निमोनिया होने के कारण ना, वो माइस निमोनिया होने के कारण मर गया। लेकिन जब आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया माइस के अंदर डाला गया तो आर स्ट्रेन के ऊपर म्यूकस की कवरिंग नहीं थी, जिसके कारण अब HCl ने इस आर स्ट्रेन को डाइजेस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बैक्टीरिया ख़त्म होने के कारण माइस को निमोनिया नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, माइस जिंदा रहा। फिर उसके बाद उसने एस स्ट्रेन को हीट कल्ड किया, हीट करके इसको मार दिया, इस बैक्टीरिया को। अब हीट किल्ड होने के कारण जो म्यूकस की कोटिंग थी, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी एस स्ट्रेन के ऊपर, वो क्या होगी, वो डैमेज हो गई। ठीक है, अब इसके पास म्यूकस की कोटिंग नहीं रही, तो अब ये माइस क्या रहा,
अब भी ये माइस क्या रहा, लाइव रहा, क्योंकि कोटिंग खत्म होने के कारण निमोनिया नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, एक आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन ली, ये लाइव ली, और इसके अंदर इसके साथ साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाली और माइस के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। तो देखा कि यहाँ पे माइस क्या हुआ, डाई हुआ। जब हमने देखा यहाँ पे एस स्ट्रेन ली थी, हीट किल्ड ली थी, हीट किल होने के कारण इस बैक्टीरिया की कोटिंग क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक है, अब कोटिंग के कारण ये क्या है, एस स्ट्रेन बचा हुआ था HCl से। अब माइस जीवित रहा क्योंकि बैक्टीरिया मर चुका था स्टमक में जाने के बाद माइस के, तो ये माइस क्या रहा, लाइव रहा, निमोनिया नहीं हो पाया। अब उसने क्या किया, एक पेट्री प्लेट बनाई, साथ आर स्ट्रेन ले ली और एक एस स्ट्रेन ले ली। ठीक है, एस स्ट्रेन कैसी ले ली, हीट किल्ड। हीट किल्ड का मतलब अब इस पे म्यूकस की कोटिंग नहीं है। ठीक है, फिर भी उसने एक चीज देखी कि ये माइस यहाँ पे मर रहा था। केसेस उसके पास दोनों अपोजिट थे कि भाई आर तो पहले ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि आर डालने से क्या हो रहा था, माइस लाइव था, निमोनिया कोज नहीं हो रहा था, सिर्फ एस डालने से हो रहा था। और जब हम एस को हीट किल्ड करके डाल रहे थे तो भी कोई हार्म नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन को कुछ न कुछ ट्रांसफर कर दिया, समहाउ कुछ न कुछ यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब वो कुछ न कुछ पता नहीं था कि क्या था वो कुछ न कुछ हो सकता है प्रोटीन हो, वो कुछ न कुछ हो सकता है डीएनए हो, या वो चीज़ क्या हो, आरएनए हो। तो इसने एक बात लिखी कि समहाउ हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, कि यहाँ से यहाँ कुछ न कुछ ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण इस आर स्ट्रेन के अंदर भी कुछ ऐसी पावर आई, ऐसी एबिलिटी आई कि इसने भी क्या डेवलप कर ली, इसने म्यूकस की कोटिंग डेवलप कर ली, कि भाई एस ने आर को कुछ न कुछ चीज़ ट्रांसफर कर दी, जिसके कारण इस आर में भी ऐसी एबिलिटी आ गई कि इसने म्यूकस की कोटिंग डेवलप कर ली। और म्यूकस की कोटिंग डेवलप होने के कारण ये वाला बैक्टीरिया भी क्या हो गया, वायरलुएंट हो गया, जिसके कारण ये माइस मर गया। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आई कि भाई जो चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ वो चीज़ क्या है, वो चीज़ जेनेटिक मटेरियल है। वो चीज़ क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या डीएनए है या वो आरएनए है। सिर्फ इसने बताया कि समहाउ हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम एस टू आर सो दैट आर डेवलप म्यूकस कोटिंग एंड बिकम वायरलुएंट एंड किल द माइस। इसे आप नोट कर लीजिए। हमने ग्रिप्त के का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसमें देखा कि भाई एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ न कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो समहाउ जो ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। फिर हमारा एक लास्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया कि जो जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया था, जिसके कारण आर स्ट्रेन ने पॉलीसैकेराइड की कोटिंग डेवलप की थी, वो बिल्कुल डीएनए है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आया, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था हर्शे और चेज ने, एल्फ्रेड हर्शे एंड मराठा चेज इन 1952। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये ऐसे वायरस होते हैं, वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं बैक्टीरियोफेज। तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराने के लिए दो मीडियम का इस्तेमाल किया।
ये मेरे पास बैक्टीरियोफेज है और ये इस बैक्टीरियोफेज के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल। तो उसने एक बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल्ड सल्फर, और उसके अंदर प्रोटीन का मीडियम था। इसका मीडियम था प्रोटीन। रेडियो एक्टिव सल्फर एंड प्रोटीन मीडियम के अंदर उसने एक बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। इसी के कंपैरिजन के में उन्होंने एक सेकंड बैक्टीरियोफेज लिया और इस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने रेडियो लेबल्ड फास्फोरस और इसी के साथ डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए के अंदर उन्होंने इसको ग्रो कराया। तो उन्होंने दो बैक्टीरियोफेज लिए, एक को सल्फर और प्रोटीन के मीडियम में रखा और एक को फास्फोरस और डीएनए के मीडियम के अंदर रखा, ग्रो कराया। अब इस मीडियम में भी बैक्टीरियोफेज ग्रो कर रहा है, इस मीडियम के अंदर भी बैक्टीरियोफेज ग्रो कर रहा है। ये कुछ इस प्रकार से होगा कि मैंने एक मीडियम लिया, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में मैं मीडियम ले रहा हूँ, सल्फर और प्रोटीन का मीडियम, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज ग्रो कर रहे हैं। मेरे पास टेस्ट ट्यूब में एक मीडियम है और इसके अंदर फॉस्फोरस और डीएनए है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और डीएनए है, और उसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज ग्रो कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया और उस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या कराया, इस बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसका इन्फेक्शन कराया। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या रहेगा, इस इकोलाई के अंदर क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, फिर इसी में क्या कराया हमने, ब्लेंडिंग करा दी, इनको मिक्सिंग करा दिया ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके, ताकि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर आसानी से आ सके। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट स्टेप किया ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होगा, जो बैक्टीरिया फेज के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए क्या होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ब्लेंडिंग के बाद जब मिक्सिंग हुई तो हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को सर्च किया। तो यहाँ हमने देखा नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल, कि सेल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। जो रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है सुपरनेटेंट के अंदर। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन दी सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट होता है जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमारे पास सेल अलग हो जाती हैं और अदर मटेरियल अलग हो जाते हैं। पहले हमने ब्लेंडिंग किया, इन्फेक्शन कराया ताकि जो बैक्टीरियोफेज है वो अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर सके। फिर उसके बाद हमने कराई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से मतलब है अगर वो बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर गया है तो वो सेल में होगा, और सेल और बैक्टीरियोफेज को अलग करने के लिए हम क्या कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने यहाँ पे देखा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो हमने देखा कि सेल के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। फिर हम यहाँ पे आए जहाँ पे फॉस्फोरस था तो हमने देखा सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल, और साथ में रेडियो एक्टिविटी नोट डिटेक्टेड इन
सुपरनेटेंट। ये जो सुपरनेटेंट मटेरियल था, सेल से अलग मटेरियल था, वहाँ पे यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। इससे ये प्रूफ होता है कि जो डीएनए और फॉस्फोरस है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है डीएनए का ही पार्ट होता है, डीएनए का ही एक केमिकल्स होता है, कि ये वाला जो फॉस्फोरस लेवल डीएनए था, ये क्या हुआ, इस बैक्टीरियोफेज को जब हमने फॉस्फोरस और डीएनए वाले मीडियम के अंदर जब इस बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया था, तो ये फॉस्फोरस कंटेनिंग डीएनए क्या हो गया था, इसके अंदर ट्रांसफर हो गया था। क्या हो गया था, इसके अंदर ट्रांसफर हुआ था। और फिर इस बैक्टीरियोफेज से ये जो फॉस्फोरस और डीएनए है ये यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, हमें इन्फेक्शन देखने को मिला और रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिटेक्टेड हुई सेल्स के अंदर। तो इससे ये प्रूफ हुआ था कि जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर जो कुछ ट्रांसफ़र हुआ था वो ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ डीएनए थी। तो हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। इसके बाद हम डीएनए के कुछ फीचर देखेंगे जो ये बताएंगे कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हमने हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। इसके बाद हम जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, या हम कह सकते हैं जो मैंने ये 4 बातें लिखी हैं ये एक कंपैरिजन है डीएनए और आरएनए के बीच में, कि डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए। हम पढ़ते हैं किसी भी जेनेटिक मटेरियल की कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं, ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे देखेंगे, इट शुड बी एबल टू जनरेट इस रेप्लिका। रेप्लिकेशन का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप में एबल होना चाहिए कि वो रेप्लिकेशन कर सके। जैसे ये डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से रेप्लिकेशन करता है, अपने कंटेंट को 2C से क्या करता है, 4C करता है। तो ये डीएनए इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि डीएनए क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन दिखा रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है। फिर देखेंगे, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। हमने देखा कि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसमें ए और टी जो बेस पेयर हैं वे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल रही है और केमिकल स्टेबिलिटी भी मिल रही है एज कंपेयर टू आरएनए। फिर अगली बात है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशन फॉर द इवोल्यूशन। जो हमारा डीएनए है, डीएनए के बेस पेयर में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, जिसके कारण क्या होती है, स्लो म्यूटेशन आती है और ये इवोल्यूशन का कारण बनता है। फिर आगे देखेंगे, इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। जो डीएनए है वो अपने आप को बिल्कुल मेंडल के करेक्टर के रूप में ही शो करता है। अब कंपैरिजन करेंगे इसका आरएनए के साथ। जो आरएनए है, अगर आरएनए को अपनी रेप्लिकेशन करनी होती है तो आरएनए को वापस डीएनए में बदलना पड़ेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और फिर से ये आरएनए में चेंज होना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप में आरएनए क्या है, आरएनए के पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी रेप्लिका जनरेट कर सके, रेप्लिकेशन जनरेट कर सके। इस आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। फिर एज कंपेयर टू, जैसे हम आरएनए का स्ट्रक्चर की बात करें, एक तो आरएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल नहीं है और दूसरा इस प्रकार से आरएनए के अंदर डीएनए की तरह बॉन्डिंग नहीं है, जिसके कारण ना तो उसे केमिकल स्टेबिलिटी मिल रही है ना उसे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल रही है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात करें, डीएनए में इस प्रकार से 2 चेन होती हैं। एक चेन का जो बेस है वो दूसरे चेन के बेस पे डिपेंड है, उसके ऊपर स्टैक किया हुआ है। जैसे यहाँ ए वाली चीज़ टी के ऊपर इस प्रकार से जुड़ी हुई है, जिसके कारण डीएनए को क्या मिलती है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बेस जो है वो दूसरी के ऊपर जुड़ा हुआ है।
जिससे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है। इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे केमिकल स्टेबिलिटी भी मिलती है। इट शुड प्रोवाइड स्कोप और स्लो म्यूटेशन। जो आरएनए है उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होती और डीएनए में क्या होती है, म्यूटेशन होती है। तो हमने जब इनका कंपैरिजन किया तो हमने देखा डीएनए इज द सुटेबल जेनेटिक मटेरियल। आप इन 4 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए।